चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स 2 को। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इस नोट्स के पहला वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूँ और हमने यहाँ इधर तक देख चुका था कि ये 76 में मनुस्मृति को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ इधर से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। फिर से मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि मैं इसी नोट्स को पढ़कर हर बार जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करता हूँ। ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स 2 है। नोट्स 1 का ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज बना चुका हूँ, एक उसके रिगार्डिंग एक अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप उसको कवर कर लीजिए, वो बेसिक है। ये इस वीडियो सीरीज में, इस नोट्स 2 की वीडियो सीरीज में पहले वाले वीडियो सीरीज से थोड़ा कंटेंट और ज़्यादा इनरिच होगा। पहला वाला बेसिक है, ये थोड़ा और इनरिच होगा, तीसरा आएगा तो इससे और ज़्यादा इनरिच होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में आपको देखना है। पहला नोट्स 1 देखना है, फिर नोट्स 2, फिर नोट्स 3 आएगा, इस तरीके से। अगर आप पूरा ये सारा वीडियो सीरीज को ही 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं, अगर सारा फैक्ट आपके दिमाग में छप जाता है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एंशिएंट हिस्ट्री का आपका स्टेट पीसीएस में छूट सके, खासकर बीपीएससी के, क्योंकि मैं लगातार 3 से 4 बार जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। तो ये आप देख करके चल सकते हैं। ये सेम स्ट्रेटजी में अपने मेडिवल के साथ भी लेके चलूँगा और मॉडर्न के साथ लेके चलूँगा। मॉडर्न को लेकर के मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें कि जो ये जीएस दृष्टि का जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आता है, उसका मैंने एक एक्सप्लेनेशन सीरीज बनाया है। ठीक है, अभी और भी मॉडर्न हिस्ट्री में वीडियो सीरीज आने वाली है, तो अभी मैं एंशिएंट को कवर कर रहा हूँ। तो ये मेरा नोट्स 2 का वीडियो सीरीज एक्सप्लेनेशन है। इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले नोट्स में मैं जो कंटेंट बनाया हूँ, इसके डिफरेंट सोर्स है। एक तो पहला है यूपीएससी, दूसरा है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरा है कि घटना चक्र, चौथा है लूसेंट, फिर उसके बाद आ जाता है आपका, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं उसको मैं फिर इसमें डाला हूँ डिफरेंट सोर्स से। तो ये सारा जो अगर आप कंटेंट जो है आपको करना ही करना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैं जिस पॉइंट में बहुत ज़्यादा जोर दूंगा वो पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, उसे याद रहना ही चाहिए। ठीक है, और जो पॉइंट थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है या एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ऐसे बहुत कम पॉइंट मिलेंगे, तब भी मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बीपीएससी अब और बढ़ा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सर विलियम जोन्स जो है यहाँ से सर विलियम जोन्स एक पर्सनालिटी होते हैं। ये इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इस्टेब्लिश किया था 1784 में। ठीक है, ये याद रखा जा सकता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर विलियम जोन्स का नाम। सर विलियम जोन्स जो है, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम नाम का जो बुक होता है, कालिदास जी ने इस बुक को लिखा था। तो इसी बुक को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ये सर विलियम जोन्स, अभिज्ञान शकुंतलम को। कौन सी ईयर में? 1789 में। ठीक है, 1789 में क्या करता है? अभिज्ञान शकुंतलम को कन्वर्ट करते हैं सर विलियम जोन्स। ठीक है, और इसी में आता है विल्किंसन। विल्किंस जो है ये क्या करते हैं, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ये 1785 में ये ट्रांसलेट करते हैं। तो इस जब भी अगर ट्रांसलेशन का नाम आएगा ना, तो ये विलियम जोन्स और विल्किंसन का ऑप्शन में दोनों में साथ रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो विल्किंसन जो है ये भगवत गीता को कन्वर्ट किए थे, और विलियम जोन्स ये अभिज्ञान शकुंतलम को कन्वर्ट किए थे। और विल्किंस को जो है ना इंग्लिश मैन या इंग्लिश खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्यों इस पीरियड में सब चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1773 से हमारे पहले गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ बंगाल जो बने थे, लॉर्ड वेरेन हास्टिंग। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो हर एक चीज़ को कोडिफाई कर रहे थे। तो हिंदू के लिए अलग एक कोडिफिकेशन कर रहे थे और मुस्लिम के एक अलग कोडिफिकेशन कर रहे थे। हम लोग ऑलरेडी अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो सीरीज में देख चुके हैं कि जो वेरेन हास्टिंग होते हैं वो मुस्लिम को लेकर के एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं कलकत्ता में अपने टाइम पीरियड में, और हिंदू के लिए एक संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिश करते हैं बनारस में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी जस्टिस सिस्टम होता है उसको लेकर के चलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जितना भी जो हम लोग की जो ये इम्पोर्टेंट बुक्स थे, आर्टिकल्स थे, वो सबको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से याद रखता है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है
एक बड़ा नाम है, तो विलियम जोन्स जो है एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसके इसलिए जो विलियम जोन्स जो है अभिज्ञान शकुंतलम कन्वर्ट करते हैं। और विल्किंस एक छोटा नाम है और गीता एक छोटा नाम है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो वी.ए. स्मिथ है, ये पहला ऐसा बंदा था जो कि पहले सिस्टमेटिक तौर पे एंशंट इंडिया के जो हिस्ट्री को प्रेजेंट किया था अपने बुक में। इस बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वी.ए. स्मिथ इस काम के लिए फेमस है कि ये पहला बंदा था जो कि सिस्टमेटिक तौर से एंशंट इंडिया के हिस्ट्री को प्रेजेंट किया था अपने बुक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आता है ये चौथा पॉइंट, जो आर.सी. मजूमदार है, इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। ये पूछा जा चुका है ये फैक्ट, तो इसलिए ये फैक्ट याद रहना चाहिए। आर.सी. मजूमदार जो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल जो है ये बुक लिखा था। अब आते हैं जेम्स प्रिंसेप जो है। जेम्स प्रिंसेप जो है ना, ये डिसाइफर का काम करता है। डिसाइफर का मतलब हो गया जो चीज़ जो किसी कोडेड या किसी भी चीज़ में हिडन है, तो उसको जो है सुलझाने का काम करते हैं और आम भाषा में उसको समझाने का काम करते हैं। तो ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और जो अशोकन स्क्रिप्ट है और जो खड़ोस्तरी स्क्रिप्ट है, इस तीनों स्क्रिप्ट को समझाने का काम किए। इसके पहले कोई नहीं था जो कि इस स्क्रिप्ट को समझ सकता था। तो यही तो जेम्स प्रिंसेप ही जो थे, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किए, उसको सुलझाएं कि हाँ इसका क्या मतलब होता है, इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, उसका ग्रामर सम निकाले, ये किए। उसके बाद जो है लोगों को ये सब चीज़ समझ में आया जी। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने ये काम किया था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोकन स्क्रिप्ट, खड़ोस्तरी स्क्रिप्ट, तो जहाँ स्क्रिप्ट का नाम आता है तो वहाँ जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है, क्योंकि ये यही काम ही करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ठीक, ए से हो गया अलेक्जेंडर, ए से हो गया आर्कोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। अब ये यहाँ से ये पॉइंट जो है हाईली इंपॉर्टेंट होता है। कितने बार एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में, यूपीएससी में, झारखंड वाले पीसीएस में, यूपी के पीसीएस में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या। अब जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे पहले जो खोज कब हुआ था, ये 1921 में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट, ये ईयर याद रहना चाहिए, क्योंकि ये ईयर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा सबसे पहले क्या हुआ था? हड़प्पा का सिविलाइजेशन का खोज हुआ था। ठीक है, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वन ऑफ द साइट है हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा को ही खोज किया गया था। तो इसलिए जब हड़प्पा का खोज किया गया तो हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। तो फिर उसके बाद बहुत सारे साइट मिलते हैं। तो अब क्या होता है ना कि तो तब पता चलता है कि ये सभी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है, जिसमें कि हड़प्पा भी एक पार्ट है। और क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को दूसरे नाम हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। और हड़प्पा जो है सबसे पहले ढूंढा गया था, तो ये कब ढूंढा गया था? 1921 में। और ये किनके द्वारा ढूंढा गया था? ये दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढा गया था। तो इसको क्या हुआ कि जैसे राम जी है, तो राम जी सबसे पहले राम जी आते हैं या भगवान आते हैं, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पे सहनी है, सहनी में लास्ट में आई आता है, तो ये वन के थोड़ा रिजम्बल करता है। तो इस तरीके से हम 1921 याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हड़प्पा जो है ये वेस्ट पंजाब वाले एरिया में पाया जाता है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब एरिया में है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा नदी है? यहाँ पे रवि नदी है। ठीक है, इसको अब जैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं? सहनी में आई आया, रवि में आई आया, और ये दोनों जो है वन के थ्रू रिजम्बल करता है, तो इसलिए 1921 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। और जो R37 जो है ये इसी साइड से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इसी डिटेल में नहीं बताता हूँ। ठीक है, दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा से रिलेट करता है, 1921 में समझा दिए। फिर ये हो गया कि हड़प्पा में डबल आर आता है, तो इसलिए यहाँ पे रवि से स्टार्ट होता, आर से स्टार्ट होता, रवि रिवर हो गया। तो रवि रिवर हो गया, तो यहाँ पे क्या कि R37 हो गया। ठीक है, दोनों आर है, तो यहाँ पे ट्रिपल आर का कम्बिनेशन बन गया। हड़प्पा में आर, रवि में आर, और ये भी आर हो गया। और ये कहाँ पे है? ये आज के पाकिस्तान के पंजाब में आता है। उस समय जो है इंडिया के वेस्ट पंजाब के एरिया में आता था। तो ये इस तरीके से हमको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले राम आता है, इसलिए दयाराम का नाम पहले आता है। ठीक है, अब सेकेंड नाम आता है R.D. बनर्जी का, या रखल दास
बनर्जी का नाम आता है, ठीक है। ये क्या किए थे, हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज हुई थी, तो यही आर.डी. बनर्जी जी जो है ये जो है मोहनजोदाड़ो की खोज की। तब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे बनर्जी में जे आता है मोहनजोदाड़ो में भी जे आता है, तो उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ये 1921 में हुआ था और इससे एक साल बाद जो है 1922 में ये हुआ था, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। और जो मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध एरिया में है। अब मोहनजोदाड़ो में भी डी आता है तो सिंध में भी डी आता है, तो उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे और यहाँ पे भी डी है, डी फॉर दास हो गया, तो उस तरीके से जो है हम लोग याद कर सकते हैं। अब ये हो गया अर्नेस्ट मैकई को क्या डिस्कवर करते हैं, ये चनहद्रो को डिस्कवर करते हैं, चनहद्रो को, ठीक है। हाँ, ये एक और पॉइंट, ये सिंध में एक ही नदी है, सिंध में कौन नदी है, वो इंदस नदी है, ठीक है। तो इसीलिए हमको जब भी सिंध का नाम आएगा तो वहाँ इंदस नदी का नाम आएगा, ठीक है। और सिंध में डी आता है तो यहाँ डी में ये इस तरीके से याद कर सकते, डी आ गया। और जैसे ए के बाद बी आता तो इसलिए बनर्जी का नाम सेकंड में आता है, ये पहले फर्स्ट नाम हुआ, सेकंड नाम ये हो गया बनर्जी, इस तरीके से भी याद कर सकते। अब थर्ड नाम आता है, ये इंग्लिश नाम आता है, 2 इंडियन हो गया और एक अर्नेस्ट मैकई, ठीक है। और ये क्या करते हैं, चनहद्रो को डिस्कवर करते हैं, तो ये थर्ड में आ गया। तो ए से हम ये वाला, ये राम से हो गया पहला, बी से हो गया ये, और जो थर्ड हो गया सी आता था, तो चनहद्रो, सी आ गया चनहद्रो, ठीक है। तो उस तरीके से याद करता है सी, ये भी सिंध में है और ये इंडस में, और ये कौन से ईयर में है, 1925 में, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी में दे देता है कि कौन सा साइट पहले डिस्कवर हुआ, कौन सा नदी कहाँ पे है, कौन सा एरिया कहाँ पे है, ये R37 किससे बिलोंग करता है, तो मोहनजोदाड़ो नहीं मानना है, आर से रवि रिवर हो गया, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में जो है आर आता है, R37 में भी आर आता है, ठीक है। और दयाराम में राम से हम लोग याद किए थे ट्रिक, ये राम में भी आर आता है, तो इस तरीके से हम याद कर लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, इंपॉर्टेंट साइट, तो इसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला साइट जो है गुजरात में कौन कौन सा एरिया है, गुजरात में सबसे पहला जो साइट है, गुजरात में सबसे पहला साइट ये आता है, लोथल आता है, ठीक है। जो आज के अहमदाबाद का एरिया है वो पहले लोथल का साइट होता है। और यहाँ पे कौन सा नदी है, साबरमती नदी है। हम लोग को पता है ये साबरमती नदी जो है ये माउंट आबू राजस्थान से ओरिजिन होता है। तो उतना सारा पॉइंट बीपीएससी के हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि जो लोथल है ये सिर्फ गुजरात में, इतना ही पॉइंट अगर याद रहता है तो मोर देन इनफ है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे नदी रहता है तो यहाँ पे बहुत सारा जो है शिप जो है यहाँ पे डॉक करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये इस तरह का जो पोर्ट सिटी रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज होता है, बिजनेस एक्सचेंज होता है, कॉमर्शियल मार्केट होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग को डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को हमको दिखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम और आगे बाद में पढ़ेंगे। तो लोथल ये हो गया, और उसके बाद आता है ढोलावीरा। ढोलावीरा जो है ये रन ऑफ कच्छ में आता है, ठीक है। और ढोलावीरा हो गया, और उसके फिर बगल में आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा में यहाँ पे कोई भी नदी नहीं होती है, ढोलावीरा में नदी होती है, ठीक। उसके बाद आता है भुज में आता है ये देसालपुर आता है, ठीक है, देसालपुर। और उसी के जस्ट नीचे में आता है जूनागढ़ जो आज के समय में डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो ये काठियावाड़ जो है रीजन के एरिया को हम लोग रंगपुर यहाँ पे रंगपुर नाम का इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। तो इसको ये देखिए, इसको ऐसे है कि लोथल तो हम लोग को याद रहता है कि यहाँ पे भी करंट अफेयर में भी ये रहा था कि यहाँ पे बहुत एक म्यूजियम खोला गया, तो लोथल हो गया। तो ढोलावीरा भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। सुरकोटदा इधर हो गया, फिर यहाँ पे देसालपुर हो गया, फिर इसके यहाँ पर आता रंगपुर हो गया। तो दोनों में पुरपुर है, ठीक है। और यहाँ पे देश है और यहाँ रंग है, तो दोनों में एक देश को रंग करेगा। और यहाँ पे सुर लेके चलेगा, सुर लगेगा तो फिर ढोल बजेगा, ठीक है। और ढोल बटेगा सब लोटपुट होगा तो लोथल हो गया। तो उस तरीके से हम लोग भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा साइट है, हर साइट में कुछ ना कुछ स्पेशल है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं। अब आते हैं हम लोग पंजाब वाला एरिया में। अब पंजाब वाला एरिया में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, पंजाब वाले एरिया में हम लोग को रोपर नाम का साइट मिलता है। आज भी हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है, तो ठीक है। रोपर कहाँ पे मिला, पंजाब में। और अब ये हरियाणा वाला जो रीजन में है, यहाँ का जो फेमस साइट है वो है बनावली, ठीक है। बनावली जो है ये हरियाणा का साइट है। और यहाँ पे क्या मिला है, हम लोग को एक यहाँ मिट्टी का खिलौना मिला है, और वो किस चीज़ का खिलौना है, वो हल का खिलौना है, ठीक है।
वो हल वाला खिलौना है, ठीक है। वो मट्टी, इसी को मट्टी वाला जो उसको टेराकोटा कहते हैं, रेप्लिका हो गया, वही है उसका कॉपी। और किसका कॉपी है? प्लो का कॉपी है, मतलब जो हल जो जोतने वाला होता है उसका कॉपी होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछा जा चुका, तो इसको याद ही रहना चाहिए। सबसे पहले तो बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में हरियाणा में क्या होता है? बनावली है। हरियाणा में बहुत लोग, हरियाणा में जो लोग जो है बनाते हैं, ठीक, ऐसे बना सकते हैं बनावली, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टेराकोटा मिलता है, रेप्लिका मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेराकोटा ऑफ प्लो, रेप्लिका ऑफ प्लो मिलता है टेराकोटा का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ प्लो नहीं मिलता है, यहाँ टेराकोटा रेप्लिका मिलता है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो मिलता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में ये भी रहेगा, क्योंकि प्लो कहीं और भी मिला है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसी के बगल में है एक राजस्थान का एक साइट है, हरियाणा के से सटा हुआ एक राजस्थान है, वहाँ एक साइट है, वहाँ का फेमस साइट है कालीबंगन, जो आज का हनुमानगढ़ एरिया है, वहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हमको क्या मिलता है? प्लो फील्ड मिलता है, ठीक है। जो हमको जोतना है ना, जो फील्ड को हमको जोतना है, वो वाला फील्ड हमको यहाँ पे मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एरिया है, प्लो फील्ड है, वो कहाँ मिलता है हमको? राजस्थान के कालीबंगन में मिलता है। तो ये याद रखना चाहिए, ये जो कालीबंगन जो है ना, ये राजस्थान में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कालीबंगन है, जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो सीरीज में याद करते हैं, जैसे राजा है, राजा काली जी की पूजा करते हैं, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? और राजा जो है खेत जोतने का ऑर्डर देता है, तो प्लो फील्ड हमको यहाँ पे मिलता है। तो उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। कि अधिकतर लोग ये कन्फ्यूज होता है कि बनावली तो हरियाणा में है, हरियाणा में खेती होता है, और इसलिए प्लो फील्ड जो है लोग हरियाणा में मार के आ जाते हैं, बनावली में मार के आते हैं। एक्चुअली ये नहीं करना है। बनावली में जो है टेराकोटा मिला है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें एक तरीके से भी, ठीक है। और कालीबंगन में जो है प्लो फील्ड मिला है, ठीक है। और हरियाणा का एक और साइट है जो है कुनाल, ठीक है, जो आज के समय में हिसार है, वो उस समय कुनाल था। इसी में जो है सरस्वती नदी जो है बहती थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो ये आलमगीरपुर है, ये कहाँ का साइट है? ऑप्शन में रहता है यूपी, और ऑप्शन में रहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन में रहता है एमपी भी। तो लेकिन ये आलमगीरपुर जो है ये मेरठ यूपी का है, ये याद रखना। आलमगीरपुर जो कहाँ पे है? मेरठ यूपी का। इसमें कौन सा नदी है? हिंडौन नदी। हम लोग को भी अभी भी पता है कि मेरठ में जो है हिंडौन नदी बहती है। तो ये एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जो कालीबंगन है, कालीबंगन को बताया कि कालीबंगन कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। और ये कालीबंगन जो है ना, एक और इसका फैक्ट क्या है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ये सबसे बड़ा साइट जो है इंडिया में, ऑल ओवर नहीं, इंडिया में अगर सबसे बड़ा साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो कालीबंगन ही है। अगर ओवरऑल बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, वो हो जाता है हड़प्पा, ठीक है। ये अब कालीबंगन जो है यहाँ पे जो है क्या होता है, यह फेमस किस लिए है? ब्लैक बेंगल के लिए फेमस है, ठीक है। कालीबंगन किसके लिए फेमस है? ब्लैक बेंगल्स के लिए फेमस है। बेंगल्स का मतलब होता है चूड़ी, काला चूड़ी के लिए फेमस है। तो काली से याद रखिएगा, जो काली का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। अब ब्लैक से ब्लैक बेंगल्स याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अभी भी जो है वहाँ पे बेंगल्स बनाए जाते हैं। अब आता है लोथल, जो है लोथल हम लोग देखे कि अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद में हम लोग साबरमती देखे ही थे, वहाँ पे गांधी जी भी आश्रम खोले थे। तो वहाँ पे हम लोग देखे कि वहाँ पे बहुत सारा शिप डॉक होता है। तो वहाँ पे क्या मिलता है? ब्रिक डॉकयार्ड हमको देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बहुत जगह के लोग आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को मेटल वर्क दिखेगा, शेल दिखेगा, बहुत तरह तरह का गहना दिखेगा, जहाँ जहाँ डाइवर्सिटी दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे ये सब हम लोग को डिफरेंट चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ऑर्नामेंट दिखेगा, फिर उसके बाद हम लोग को ये बीड दिखेगा छोटा छोटा, फिर पर्सियन गल्फ का सील दिखेगा, फिर वहाँ पे डबल बुडियल्स भी दिखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट, डबल बुडियल्स हमको लोथल में दिखने मिलता है। तो ये एक तरीके से हमको ये याद करना है कहाँ पे क्या मिला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो चनहुद्रो है, चनहुद्रो जो है ये कहाँ पे हम लोग इसको कौन डिस्कवर किए थे? हम लोग याद किए थे ना, ABC चनहुद्रो, ये इंग्लिश नाम है। तो अर्नेस्ट मैकई कब किए थे? 1925 में किए थे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। तो ये कहाँ पे है? सिंध में। सिंध में कौन सा नदी आता है? सिंध में नदी आता है इंदस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको मिलता है? कॉपर और ब्रॉन्ज का हमको बहुत सारा टूल्स देखने के लिए मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको क्या मिलता है? कॉपर और ब्रॉन्ज का बहुत सारा टूल्स देखने को मिलता है। एक टूल्स नहीं, बहुत सारा टूल्स देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये एक तरह का आर्टिसन और इंडस्ट्रियल टाउन था चनहुद्रो। ये भी एक पॉइंट है, आर्टिसन और जो यहाँ पे बहुत लोग आर्टिस्ट लोग यहाँ पे रहते थे, और यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल टाउन था।
और ऐसे भी हमको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जो है नगरी सभ्यता है, मतलब कि वो टाउन सिविलाइजेशन या सिटी सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। और जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो विलेज सिविलाइजेशन है, वी फॉर वैदिक, वी फॉर विलेज सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर हम लोग वैदिक के एथिक्स और अगर वैदिक के कंटेंट को लेकर चलते हैं तो हम लोग जो है गांव की और मतलब कि चीज़ों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि उसमें गांव के जो एग्रीकल्चर ये सब चीज़ को के बारे में ज़्यादा बात किया गया है। तो उस तरीके से हम लोग का विलेज कल्चर का जो है वो ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा वैदिक सिविलाइजेशन अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे चनहद्रों में क्या मिला है, यहाँ चनहद्रों में टेराकोटा बुल्लोक कार्ट, ठीक है, जो बुल्लोक कार्ट है उसका एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना मिलता है, ठीक है, टेराकोटा और बुल्लोक कार्ट मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ऑप्शन में अगर देता है तो ये भी दे देगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो ये भी पॉइंट याद रहना चाहिए। चनहद्रों में क्या मिलता है, टेराकोटा और बुल्लोक कार्ट, इसको देख रहे C4 कार्ट होता है और C4 चनहद्रों में होता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और ये जो है बुल्लोक कार्ट है, ठीक है। अब आते हैं ढोलावीरा, तो ढोलावीरा हम लोग देखें कि ये गुजरात में है, वहाँ पे ढोल बजा कर सबको लोटपोट हो जाता है। L फॉर लोथल हो गया, D फॉर ढोल बजा ढोलावीरा हो गया। और जब तक सुर में नहीं गाएगा तब तो ढोल क्यों बजाएगा, तो सुर कोट अदा भी जो है गुजरात में हमको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हमको बहुत बड़ा स्टेडियम, डिस्कवरी ऑफ स्टेडियम मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको स्टेडियम देखने को मिलता है, डिस्कवरी ऑफ स्टेडियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमको और एक चीज़ क्या मिलता है, यहाँ हमको जायंट रिजर्वायर मिलता है। रिजर्वायर का मतलब होता है कोई बड़ा कोई वहाँ पे हम लोग माल गुजारा रख सकते हैं। तो जायंट रिजर्वायर का मतलब है कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि लगभग 6 महीना 1 साल तक का माल हम उसके अंदर में रख सकते हैं, कि अगर ऐसा कुछ आपदा आ जाता है तो हम वहाँ से जो स्टोर्ड फूड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। जो जायंट रिजर्वायर है वह कहाँ मिला है, ढोलावीरा में है, ठीक है। और ढोलावीरा में क्या है, स्टेडियम का हमको डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो ग्रेट बाथ हमको मिला है वो कहाँ मिला है, वो मोहनजोदारो में मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ, तो ग्रेट रिजर्वायर और ग्रेट बाथ से कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शन जब ग्रेट रिजर्वायर देगा तो ग्रेट बाथ भी देता है एक साथ, तो ये याद रखना पड़ेगा। जो ढोलावीरा में है गुजरात में है, यहाँ ग्रेट रिजर्वायर मिला है, ठीक है। और जो ग्रेट बाथ है ये मोहनजोदारो में मिला है, ठीक है। इसको ऐसे याद करें, जो मोहन है ना, मोहन वो रोज़ बात करता है, ठीक है। मोहन जो है रोज़ नहाता है, क्योंकि मोहन तो हमेशा आज्ञाकारी ही रहा है। मोहन, सोहन, रमेश, जो हम लोग बचपन में ये सब कैरेक्टर के बारे में पढ़ते थे। और सबसे जो बिगड़ा हुआ कैरेक्टर कौन होता है, सैम, डिकेंस, ये सब जो जितना जॉन, ये सब जो है कैरेक्टर को जो है निगेटिव दिखाया गया, लेकिन रमेश, सोहन, महेश, राजेश, ये सब जो नाम वाला एकदम अच्छा कैरेक्टर देखा जाता है। ये रोज़, मोहन नाम का जो बंदा है ये रोज़ नहाता है, ग्रेट बात, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जो हड़प्पन कल्चर था ना, ये हॉर्स कल्चर नहीं था, मतलब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको हॉर्स का एविडेंस नहीं मिलता, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली है हड़प्पन कल्चर में हॉर्स कल्चर नहीं मिलेगा, तो एच फॉर हड़प्पा, एच फॉर हॉर्स नहीं है, ठीक है। अब हड़प्पन जो है ये अर्बन कल्चर है, ठीक है। ये तो बताइए थे कि हड़प्पन जो है अर्बन कल्चर है, वहाँ पे जो है अर्बन सिटी है, सिटाडेल रहता है एक ऊंचा टीला पे, और जो इसके आसपास का जो लोअर एरिया रहता है, और यहाँ पे जो है आम जनता जो है यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे जो है खास जनता रहता है। यहाँ पे कौन सब रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग रहते हैं, जितना IAS हो गए, स्टेट PCS हो गए, ये सब लोग यहीं पे रहते थे। और यहाँ पे और सब भी जो है, जो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, वो सब सिटाडेल में ही रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे ही बहुत अच्छा फैसिलिटी, ये सारा चीज़, क्योंकि यही सब जो है रूल पॉलिसी सब बनाते थे। और ये सब जो है यहाँ पे जो आम जनता सब रहा जाता था, तो ये सब लोअर एरिया रहता था हाइट में, और ये जो है हाइट के ऊपर में रहता था सिटाडेल, ठीक है। अब आते हैं हम कि ये जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्रॉन्ज का बहुत सारा आर्टिफैक्ट जो है हमको देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हुए एक मेथडोलॉजी है सिरे पर्ड्यू, उस मेथड का इस्तेमाल करते हुए ब्रॉन्ज का हम लोग एक बहुत सारा फिगर देखने के लिए मिलता है, जिसमें से एक फेमस फिगर क्या है, डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई जो एक महिला है, उसका हमको एक ब्रॉन्ज का फिगर हमको वहाँ पे मिला है, ठीक है। कहाँ पे मिला है, मोहनजोदारो में मिला है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मोहन जो है एक लड़की के साथ डांस करता है स्कूल में, तो उस तरीके से। तो मोहन क्या करता है, नहाता है, वहाँ ग्रेट बाथ में जाके नहाता है, फिर जाता है स्कूल, वहाँ पे क्या करता है, ब्रॉन्ज गर्ल के साथ जो है
डांस करता है। उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सा मेथडोलॉजी है, सिरे पर ड्यू, ये मेथड पूछता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये मेथड जो है, इस मेथडोलॉजी से जो है ना ब्रॉन्ज का जो है जो फिगर बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो जो है ना, वहाँ पे हमको माउंट ऑफ द डेड मिला हुआ है। माउंट ऑफ द डेड का मतलब कि जो लोग जो मर जाते थे ना, वहाँ पे उसका हम लोग को किला मिला हुआ है, टीला टाइप का, कि बहुत सारे जो वहाँ पे लोग का जो है बुरियल्स और ये मरा हुआ अवशेष मिला हुआ। तो इसलिए माउंट ऑफ द डेड जो है हमको अगर बोला जाएगा तो वह जहाँ जहाँ मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में रहेगा, वहाँ हड़प्पा भी रहेगा ऑप्शन। तो इस तरह को याद रखिएगा। तो मोहनजोदाड़ो, एम फॉर मोहनजोदाड़ो, एम फॉर जो है माउंट ऑफ द डेड, ये दोनों हमको वहाँ पे मिला है, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है, जो मेसोपोटामिया है, सुमेरिया है, जो आज का जो इराक है उसको सुमेरिया कहा जाता है, और जो है बहरीन हो गया, ये सब का के साथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था। तो इसका भी एविडेंस हमको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो उसके अगर हम एंशिएंट बुक में जाते हैं, जब हम बहरीन हो गया, इराक हो गया, तो उसके बुक में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र होता है। उसमें इंडिया को जो है ना मेलुहा नाम से डिनोट करते हैं, इसीलिए जो अगर मेलुहा जो है वो इंडिया को ही कहा जाता था पहले। तो ये भी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हमको क्या चीज़ में, यहाँ पे हमको किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है कि कोई एक मंदिर है, कोई एक टेम्पल है, ठीक है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट, यहाँ पे टेम्पल का अवशेष नहीं मिलता है, ठीक है। और जो ग्रेट बात है, तो बोले ही कि मोहनजोदाड़ो हो गया, कि मोहन जो है वहाँ ग्रेट बात करते हैं, तो ये हो गया। जो हड़प्पा है वो क्या बोला लिखा है, जो वो पॉसिबली जो है मर्चेंट लोग रूल करते। जो हड़प्पा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वन ऑफ द साइट है हड़प्पा, उसको कौन रूल करते थे, उसको मर्चेंट रूल करते थे, ठीक है। और हमको क्या मिला है, टीन का जो है, हमको टीन का जो है वो अफ़गानिस्तान या, और टीन और कॉपर जो है हमको कहाँ से मिलता है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको मिलता है ना, कि अफ़गानिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, या ओमान हो गया। टीन का स्पेशली खासकर अफ़गानिस्तान से का अवशेष मिलता है, कि अफगानिस्तान, ये जो टीन जो मिला है वो अफ़गानिस्तान से आया है, ठीक है। और जो कॉपर जो है वो हमको राजस्थान या ओमान से आया है। तो इस सब चीज़ का हमको अवशेष मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले। अब आते हैं वैदिक एज में। जो वैदिक एज में क्या बोलता है कि जो आर्या शब्द किस चीज़ को डोनेट करता है, तो यहाँ पे आर्या शब्द जो है ये रेस को डोनेट नहीं करता, ठीक है। एक बार मैं इसको जो है ना कंफर्म करूँगा, क्योंकि मुझे इस पे डाउट लग रहा है इस वाले पॉइंट पे। तो आप इसके बारे में मैं नेक्स्ट सीरीज में इसके को क्लियर करता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। अब आता है यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि जो ब्रह्मनाज है, ब्रह्मनाज में क्या क्या रहता है, इसमें स्पेकुलेशन के बारे में जिक्र होता है। और कि कौन सा स्पेकुलेशन जिक्र होता है, जो वेद में जो बहुत सारा जो हाइम्स है उसका मीनिंग क्या, वो एक श्लोक के फॉर्म में लिखा हुआ गया है। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है ना, उसी के बारे में जिक्र होता है ब्रह्मनाज में, ठीक है। उसका स्पेकुलेशन करता है, ठीक है, इसका ये मीनिंग हो सकता है इस श्लोक का, क्योंकि हर एक श्लोक का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका स्पेकुलेशन किया जाता है ब्रह्मनाज में, कि हाँ ठीक है, इस श्लोक का ये मीनिंग हो सकता है। तो ये हम लोग को याद रखना। ये पूछता है मैच में, यहाँ ब्रह्मनाज लिख देगा, अरण्य लिख देगा, अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इससे। तो ये देखें, जो ब्रह्मनाज होता है ये क्या कंटेन करता है, स्पेकुलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ हाइम्स, इसका ये इसमें कंटेन रहता है। जो अरण्यक होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट, ये पूछा जा चुका है। जो अरण्यक होता है उसका मतलब होता है फॉरेस्ट। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तो ये भी पूछता है ऋग्वेद में कितने मंडल, टोटल 10 मंडल है। और जो थर्ड मंडल है, ठीक है, इसमें क्या है ना कि गायत्री मंत्र का जिक्र होता है। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र होता है। और ये किसके द्वारा कंपोज किया जाता है, ये विश्वामित्र के द्वारा कंपोज किया गया है। जो गायत्री मंत्र है ये किसके द्वारा कंपोज किया है, ये विश्वामित्र के द्वारा कंपोज किया गया है। तो ये एक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो गायत्री होता है ये क्या है, ये सोलर डीटी है। कौन है, ये सावित्री। ये जो गायत्री मंत्र है ये जो है सावित्री देवी को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। ये क्या है, ये सूरज
सूर्य का इसमें पूजा होता है। ये जो गायत्री मंत्र है ये सोलर डिटी है, ठीक है, सूर्य भगवान। तो ये सावित्री का इसमें ये गायत्री मंत्र है, ये सावित्री को डेडिकेटेड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थर्ड मंडल गायत्री मंत्र ये सावित्री को डेडिकेटेड होता है, और ये किसके तरह कंपोज किया है, विश्वामित्र। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है वेद व्यास से, ये कंफ्यूज नहीं होना है वाल्मीकि से, ये विश्वामित्र ने किया। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे गायत्री में टी आ रहा है, त्री, और विश्वामित्र में भी त्री, ऐसा टाइप का तरह वाला साउंड आ रहा है, तो तरह से यही याद करना है, ठीक है। वेद व्यास में वैसा साउंड नहीं आता है, वाल्मीकि में वैसा साउंड नहीं आता है, लेकिन विश्वामित्र में ही वैसा साउंड आता है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये थर्ड मंडल में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो 9th मंडल में है ना, इसमें सोमा का जिक्र होता है, ठीक है, सोमरस का। तो सोमरस एक तरीके से मतलब एक तरह का समझ सकते हैं कि हेवन का अल्कोहल टाइप का, कि जो आपको मंत्र मुग्ध कर दे, उस तरह के इसको सोमरस कहते हैं। ये कहाँ पे है, ये 9th मंडल में है। ऑप्शन में 7th मंडल भी रहेगा, ऑप्शन में 8th मंडल भी रहेगा, 3rd मंडल भी रहेगा, लेकिन आपको 9th मंडल में याद रखना पड़ेगा। कैसे याद कर सकते हैं कि अगर 3rd मंडल हमको याद है कि 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है, तो इसका 3 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 3 = 9। तो 9th मंडल में सोम हो गया, ठीक है। अब 10th मंडल में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 10th मंडल में 4 वर्ण का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कहाँ जिक्र है, ये 10th मंडल में जिक्र है। 10th मंडल में हम लोग का जिक्र है 4 वर्ण का, ब्राह्मण हो गया, क्षत्र हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है। पहले वाले वीडियो सीरीज में ये बता चुका है कि जो यजुर्वेद है इसको जो है वेद ऑफ फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ का फॉर्मूला दिया गया है। इसमें हम लोग राजसूय और वाजपेय का भी जिक्र होता है। इसको कैसे याद किए थे, जो राजसूय में भी वाई आता है और वाजपेय में भी वाई आता है और यजुर्वेद में भी वाई आता है, तो उस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। यजुर्वेद में क्या है, राजसूय और वाजपेय, ठीक है। इसको वेद ऑफ फॉर्मूला कहा जाता है। इसमें बहुत सारा चीज़ का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रोनोलॉजी के साथ याद रहना चाहिए। अब अथर्ववेद होता है, ये सबसे लेटेस्ट मतलब सबसे लास्ट वेद है। तो इसमें अथर्ववेद में क्या होता है, इसमें नॉलेज, बहुत सारा चीज़ का नॉलेज रहता है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज रहता है। इसमें मैजिक का भी नॉलेज रहता है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें ये 3 उपनिषद है, जैसे कि मुंडका उपनिषद हो गया, इट कंटेन 3, इसमें 3 उपनिषद का जिक्र रहता है। मुंडका का हो गया, प्रसन्न का हो गया, मांडुक्य हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते जो है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन में मुंडका के साथ मांडुक्य भी रहता है, तो लोग इस दोनों में कन्फ्यूज होता है। ये कन्फ्यूज नहीं होना है, मुंडका से हम लोग का सत्यमेव जयते लेना कि मांडुक्य से। कन्फ्यूज हुआ जा सकता है क्योंकि मांडुक्य में भी वही आता है और सत्यमेव जयते में भी सत्य में भी आ गया और सत्यमेव जयते में भी वही आ गया, तो मांडुक्य लोग अधिकतर लोग मार देते हैं। तो नहीं, ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेप्शन आता है मुंडुका से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है, ठीक है। मुंडा और सत्य, ठीक है, सत्य का मुंडा, एक ऐसे याद करते। अहम वर्मा अस्मि, ये एक फेमस जो है प्रोवर्ब है इसका। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये बृहदनायक उपनिषद से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव, इसलिए आप छोड़ सकते हैं। जो उपवेद आता है, उपवेद हो गया, ये एक तरह का सेकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करता है। जो उपवेद है ये सेकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो सेकुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सेकुलर सब्जेक्ट वो होता है जिसमें धर्म का कोई भी अंश नहीं हो, जैसे कि मेडिकल साइंस हो गया, ठीक है। इसमें धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। मिलिट्री सर्विस में कोई धर्म का लेना देना नहीं है। म्यूजिक कोई भी धर्म का लेना देना नहीं, आर्ट कोई भी धर्म का लेना देना नहीं है। तो इसी तरीके से उपवेद होता है ये किसको डील करता है, सेकुलर सब्जेक्ट का, धर्मनिरपेक्ष शब्द का, ठीक है, जिसमें धर्म का कोई अंश नहीं होता। तो ये पूछा जा चुका है। जो उपवेद होता है वो किस चीज़ को बताता है, ये सेकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट